नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनको रिटायरमेंट के समय पर उनका जो एंटाइटलमेंट होता है, उनका जो ड्यू होता है, वो सही सही नहीं मिल पाता। जैसे उनका कम्यूटेशन हो गया, उनका ग्रेचुइटी हो गया, उनका लिव इनकेसमेंट का पैसा हो गया, एजीआई का पैसा हो गया। ऐसे बहुत सारे एंटाइटलमेंट कम मिलते हैं, उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण एंटाइटलमेंट है लिव इनकेसमेंट। उसको लेकर के आगे जानकारी दूंगा दोस्तों कि कैसे सैनिक पाठशाला की सही गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ने की वजह से पेंशनर को अभी 9 साल बाद उनका लिव इनकेसमेंट का सही पैसा मिल पाया दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में ग्रेड पे की मांग कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। जो जेसीएम का लेटर, जो मांग पत्र टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए भेजा गया है, वहां पर भी जो एबोलिश किए गए अलाउंसेस हैं, जो एबोलिश किए गए एडवांसेस हैं, उनको लेकर के मांग की गई है, जिसमें ग्रेड पे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ग्रेड पे फिर से लागू किया जाए, जो 7वें पे कमीशन से पहले हुआ करता था, तो उससे भी पेमेंट और पेंशन में पेंशनर्स को और एम्प्लॉयज को फायदा हो सकता है। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ग्रेड पे की मांग 8वें पे कमीशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए को मैंने एक आरटीआई लगाया था कि कितने पेंशनर हैं जो ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं और कितने पेंशनर हैं जिनको एफएमए मिल रहा है। तो जिसका जवाब जिस तरीके से मुझे पीसीडीए ने दिया है, उससे एक खुलासा होता है, वो भी आगे इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई, हम सभी से जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वाह, 9 साल बाद पेंशनर को छुट्टी का 13,141 का एरियर मिला सैनिक पाठशाला की मदद से। हजारों पेंशनर्स को यह पैसा लागू है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनको रिटायरमेंट के समय में उनका जो सही सही एंटाइटल्ड पैसा वो नहीं मिल पाता। किसी को कम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इसमें बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी छूटे हुए हैं जिनको लिव इनकेसमेंट का सही सही पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, लिव इनकेसमेंट का जब कैलकुलेशन किया जाता है, तो उस समय का आपका रिटायरमेंट के समय का डीए का परसेंटेज का रोल होता है। अब मान लीजिए फरवरी 2025 का अभी महीना चल रहा है। फरवरी 2025 के महीने में कोई रिटायर हो जाए तो उनको लिव इनकेसमेंट का पैसा किस हिसाब से मिलेगा? उनको 53% डीए के हिसाब से मिलेगा। लेकिन 53% से ज्यादा डीए है आज के डेट में, क्योंकि जनवरी 2025 से ही हमारा डीए बढ़ोतरी लागू है, जो अगर कम से कम भी बढ़े तब भी 56% हो जाता है। तो आज के डेट में जिनको लिव इनकेसमेंट मिलेगा उनको मिलेगा 53% के हिसाब से, जबकि उनका 56 के हिसाब से मिलना होता है। लेकिन ये जो डिफरेंस का पैसा है, बहुत सारे पेंशनर्स का छूट जाता है। हालांकि अच्छे रिकॉर्ड ऑफिस जो होते हैं, इसको ऑटोमेटिकली उनका जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम सेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करवा के पेंशनर को क्रेडिट कराता है। लेकिन कुछ केसेस छूट जाते हैं। तो ऐसे भी आपने भी ऐसे ही चेक करना है कि कहीं आपका भी केस तो नहीं छूटा है, आपका भी सही डीए के हिसाब से आपको लिव इनकेसमेंट मिला है नहीं मिला है। चलिए एक लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये पीएओआर का लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 10 फरवरी 2025 का लेटर है। पीएओआर ने सीधे पेंशनर को एड्रेस किया है और ये आरटीआई का जवाब है दोस्तों। आरटीआई के तहत पेंशनर ने जो जवाब मांगा था, उसके बाद जाकर के उनको लिव इनकेसमेंट का पैसा दिया गया है पीएओआर द्वारा। देखिए, अब इस जवाब में और एक लेटर अटैच किया गया है। उस वाले लेटर में डिटेल्स लिखा हुआ है कितना पैसा उनका बचा हुआ था। ये देखिए, 7 फरवरी 2025 का ये लेटर है। अब ये लेटर भी पेंशनर को ही एड्रेस किया गया है। देखिए, हवलदार संतोष कुमार एस को। और इस लेटर में जानकारी ये दी गई है पेंशनर को, यहाँ पर देखिए, विथ रेफरेंस टू योर अबव आरटीआई एप्लीकेशन, इट इज इंटीमेटेड दैट an amount of rupees 13,141 on account of difference of DA on leave encashment has been adjusted in this month and the payment will be made in the next month। तो देखिए दोस्तों, कब से पेंशनर का ये पैसा बचा हुआ था, लिव इनकेसमेंट उनको सही डीए के हिसाब से नहीं मिला था। तो उनका आगे संघर्ष के बाद सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से, जानकारी की वजह से, उन्होंने जब सही तरीके से कार्रवाई किया, आरटीआई डाला, तब जाकर के अब उनको 13,141 रुपए का भुगतान होगा। ये पीएओआर ने एक्सेप्ट किया है। तो 9 साल के बाद इन पेंशनर को सही जानकारी की वजह से अब ये एरियर का भुगतान हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको इस तरीके से लिव इनकेसमेंट का जो पैसा है वो सही डीए के हिसाब से कैलकुलेट करके नहीं मिला हुआ है, तो उनको भी अपना बचा हुआ लिव इनकेसमेंट का पैसे का क्लेम
करना चाहिए दोस्तों। अब उन पेंशनर ने एक वीडियो मैसेज भेजा है, उसको सुन लीजिए। नमस्कार सर, आई एम Vardha Santosh Kumar, retired from Regiment of RT on 30 April 2015। सबसे पहले मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैटर ये है सर, जब मैं रिटायरमेंट आया था उससे मेरा लीव एनकैशमेंट जो टोटल पैसा 107% के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया था, जबकि उस टाइम 113% का डीए था। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा जो एनकैशमेंट का जो पैसा है 106 के हिसाब से 107 के हिसाब से किया था। उसके बाद अभी 1-2 साल से मैं सैनिक पाठशाला का कंटिन्यूस व्यूअर हूँ, और जब मैं हमेशा मतलब उसको वाच करते रहता हूँ, तभी मुझे पता चला है मेरे को ये जो मेरा अरियर्स का पैसा है मिल सकता है। आरटी रिकॉर्ड ने रिप्लाई दे दिया। आरटी रिकॉर्ड का रिप्लाई के हिसाब से मैंने फिर पीओआर को चिट्ठी भेजा है और ईमेल भेजा है और उनसे बात भी किया। उन्होंने बोला जबकि मेरा पैसा ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, जबकि मैंने जा कर के अपना ब्रांच मैनेजर से बात किया तो उन्होंने ये बोला है अभी तक आपका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। फिर मैंने अपना सैनिक पाठशाला से बात किया तो उन्होंने बोला है आप आरटीआई से कंप्लेंट डाल दो। उन्होंने पूरे मेरे को गाइड किया है कैसे कैसे क्या क्या करना है उसके हिसाब से, और सैनिक पाठशाला का जो वीडियो मैंने देखा है उसी हिसाब से मैंने अपना आरटीआई में कंप्लेंट किया है। उसका जवाब भी मुझे मिला है। अभी इस महीना उन्होंने एडजस्ट किया, पेमेंट अगला महीना क्रेडिट कर दूंगा करके मुझे रिप्लाई भी मिल गया। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे सैनिक पाठशाला से मिली सही जानकारी और सटीक कार्रवाई की वजह से पेंशनर को 9 साल बाद उनका एरियर मिल पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी की एक अहम मांग है ग्रेड पे। 7 सीपीसी में ग्रेड पे अबोलिश हुआ, अब 8 सीपीसी में दोबारा उठी है ग्रेड पे की मांग। जी हां दोस्तों, ग्रेड पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है तो उनका ग्रेड पे में बढ़ोतरी हुआ करता था 7वें पे कमीशन से पहले, लेकिन 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद ग्रेड पे हट गया। अब जब प्रमोशन होता है तो केवल एक इंक्रीमेंट मिलता है। प्रमोशन का रैंक चेंज होने के नाम का कुछ भी अलग से अलाउंस या कुछ भी अलग से ग्रेड पे जैसा कुछ नहीं मिलता, जिससे लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता आगे प्रमोशन लेने के लिए। मान लीजिए एक सिपाही है, वो नायक क्यों बने? अगर फाइनेंशियली उनको फायदा ना हो, एक नायक को हवलदार बनने में फाइनेंशियली अच्छा फायदा ना हो, हवलदार को नायब सुधार बनने में फाइनेंशियली अच्छा फायदा ना हो, तो वो फिर प्रमोशन के लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो इस लिहाज से भी 8वें पे कमीशन में ग्रेड पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्रेड पे जैसे और भी अलाउंसेस हैं जो अबोलिश किए गए हैं, तो इसको लेकर के जितने अबोलिश किए गए एडवांसेस हैं उनको लेकर के जो अभी जेसीएम की मीटिंग चली थी सरकार के साथ, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था। तो चलिए ये मुद्दा कहां पर है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, लेटर देख के समझते हैं। अब दोस्तों ये वो लेटर है 3 फरवरी 2025 का, जिस लेटर के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए थे पेंशन मंत्रालय को जेसीएम एनसी स्टाफ साइड द्वारा। अब इन पॉइंट्स में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि पुराने जो भी एडवांसेस या अलाउंसेस जो अबोलिश किए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, उनको दोबारा से शुरू किया जाए। जिसमें मैं अभी जो आपको समझा रहा था वो था ग्रेड पे के बारे में, तो वो पॉइंट भी इसी के तहत आता है। यहां पर आप एम नंबर में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन करंट सर्कमस्टेंसेस एंड आल्सो टू रिस्टोर द एडवांसेस व्हिच आर अबोलिश्ड। तो ये एडवांसेस के बारे में है दोस्तों। इसी तरीके से ग्रेड पे एक ऐसा अलाउंस या एक ऐसा भत्ता या एक ऐसा पैसा था जो प्रमोशन होने पर आपका बढ़ जाता था, लेकिन अब ग्रेड पे अबोलिश होने के बाद प्रमोशन के नाम पर केवल और केवल एक इंक्रीमेंट मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो 8वें पे कमीशन में ग्रेड पे को शामिल करवाने को लेकर हमें मुद्दा उठाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आरटीआई का रिप्लाई से खुलासा, एफएमए और ईसीएचएस का डाटा नहीं देना चाहता पीसीडीए, लाखों पेंशनर्स हो रहे हैं जानकारी ना होने से नुकसान का शिकार। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों, बहुत संख्या है जो ना तो ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं ना ही एफएमए की का फायदा लेते हैं।
तो ऐसे में उन पेंशनर्स को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप अगर ईसीएचएस की सुविधा नहीं लेते और एफएमए के लिए अप्लाई नहीं करते तो ना तो आपको एफएमए मिलेगा ना ईसीएचएस मिलेगा। इसको लेकर के मैंने एक आरटीआई लगाया था, पीसीडीए को आरटीआई डाला था स्पर्श को, कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं उसकी जानकारी दी जाए कि जो ना तो एफएमए लेते हैं ना ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं, और उनको जागरूक करने के लिए क्या कार्रवाई किया जा रहा है। तो उसका मैंने जब आरटीआई डाला और उसका जो रिप्लाई आया है पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों जब मैंने आरटीआई डाला था तो ये ऑनलाइन आरटीआई का वो पेज था। अब देखिए इस आरटीआई में मैंने सवाल क्या किया था पीसीडीए से, मैंने पीसीडीए से साफ साफ सवाल किया था, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 आई मे प्लीज बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय पीसीडीए प्रयागराज। इंफॉर्मेशन क्या मांगा था मैंने? नंबर 1 में नंबर ऑफ डिफेंस पेंशनर माइग्रेटेड टू स्पर्श एज ऑन 31 दिसंबर 2024। आगे नंबर ऑफ डिफेंस पेंशनर्स स्पर्श माइग्रेटेड बीइंग पेड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इन लिeu ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। आगे अगला सवाल था नंबर ऑफ डिफेंस पेंशनर्स अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ ईसीएचएस since the ECHS contribution is deducted by PCDA so they should have the data। यानी कि आप मना नहीं कर सकते, ECHS का डिडक्शन के बारे में आपका डाटाबेस में होता है स्पर्श के अंदर, तो वहां से आप निकाल के ये डाटा दे सकते हैं, ये भी मैंने मेंशन किया था। आगे दोस्तों एनी मेजर टेकन फ्रॉम योर एंड टू एजुकेट द पेंशनर्स टू either avail the medical facilities ECHS CGHS or to take the monetary benefit of एफएमए एज पर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द सेम। यानी कि मैंने कहा था कि ईसीएचएस कितने ले रहे हैं, एफएमए कितने ले रहे हैं, उनका डाटा आप मुझे प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ जिनके पास कुछ भी नहीं है, ईसीएचएस एफएमए कुछ नहीं है, तो उनको एजुकेट करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए पीसीडीए की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, ये जानकारी मैंने आरटीआई के अधिकार के तहत मांगी थी। अब इसका जवाब मुझे क्या मिला है वो जवाब दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। ये रहा दोस्तों, मुझे पीसीडीए की तरफ से जवाब मिला है उसी आरटीआई का, 22 जनवरी 2025 का जवाब है ये। और इस जवाब में मुझे क्या जवाब दिया गया ये देखिए, रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन, मेरा आरटीआई एप्लीकेशन का रेफरेंस देते हुए ये मुझे क्या कहा गया है यहाँ देखिए, विथ रेफरेंस टू अबव it is intimated that this office maintains the records of pensioners according to their PPO numbers, which is the key word to link the documents of the concerned pensioner. In your above cited application, you have not mentioned any PPO number under which pensionary benefits have been notified to you। देखिए किस तरीके से गोलमोल जवाब मेरे बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जबकि मेरा सवाल क्लियर था कि एफएमए कितनों को मिल रहा है, ईसीएचएस कितनों को मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है कुछ भी, उनको जानकार बनाने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये था मेरा सवाल। लेकिन जवाब में देखिए कैसे गोलमोल जवाब। आगे क्या बताया गया, फर्दर इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट सेग्रीगेशन ऑफ रिकॉर्ड्स would disappropriately divert the resources of the public authority, hence it cannot be provided under the provision of section 7(9) of the act। देखिए किस तरीके से गोलमोल जवाब, एक आरटीआई का ही एक एक्ट का जो है सहारा लेते हुए मुझे मना कर दिया गया है इस इंफॉर्मेशन से, गोलमोल जवाब देते हुए। लेकिन इसका मैंने अपील डाल दिया है दोस्तों, इस अपील के बेस पर आगे देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो जानकारी मैं आप सबको दे दूंगा दोस्तों। मैंने जो आरटीआई डाला था उसका मुझे जो रिप्लाई दिया गया पीसीडीए के द्वारा, वो रिप्लाई कहीं ना कहीं गोलमोल रिप्लाई है। मुझे कहीं ना कहीं पीसीडीए बचता हुआ नजर आ रहा है कि कितने पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस या एफएमए दोनों नहीं ले रहे हैं, उनका जो आंकड़ा है वो बताने में पीसीडीए बोल रहा है कि असमर्थ है। लेकिन जबकि स्पर्श के अंदर अगर डाटाबेस में चेक किया जाए वहीं से पता चल जाएगा कितनों को 1000 रुपए हर महीने क्रेडिट होता है, कितने ईसीएचएस के कार्ड होल्डर हैं, ये निकल जाएगा स्पर्श से ही। लेकिन ये जानकारी मुझे नहीं दी गई, हालांकि इसके ऊपर मैंने अपील फाइल कर दी है। लेकिन पहले, सबसे पहले तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप अगर ईसीएचएस या एफएम में कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो दोनों में से एक आपका हक है, आपका जायज हक है, उसको लेने के लिए आप कार्रवाई कीजिए। अब पीसीडीए का क्या है, पीसीडीए तो इस तरीके के गोलमोल जवाब देकर भी टरका देगा, लेकिन आप अगर नहीं लेंगे कुछ भी ईसीएचएस या एफएम में तो आप रहेंगे नुकसान में। तो दोनों में से एक आपका हक है, फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है, वो आप अपना हक लेके छोड़ें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।